हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में हम जो है वो कंपोजिशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे और डिफरेंट लेयर्स पढ़ेंगे कि हमने एटमॉस्फेयर को किन किन लेयर्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रशीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। देखें, बेसिकली ये होती है कंपोजिशन। इसमें क्या होता है कि देखें, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो फर्स्ट नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा जो है इन क्वांटिटी वो नाइट्रोजन है। क्वांटिटी कितनी है? 78.08%। आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन ही है, ठीक है। और यूरिया जो है वो नाइट्रोजन से ही बनती है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 20.95% है, ठीक है। आपको डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा 0.05 या 0.1 का जो है वो डिफ्रेंसिएशन मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्टली यही जो है फिगर्स यूज़ होती हैं। थर्ड नंबर पे है आर्गन। आर्गन जो है तकरीबन जो है वो है 0.934% इन और एटमॉस्फेयर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, फिर नियोन 0.0018%, हीलियम 0.00052%। और अदर्स गैस भी होती हैं इसमें, मीथेन है, जीनॉन है, ओजोन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ईटीसी। तो ये बेसिकली है हमारी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एग्ज़ाम में जो है वो डिफरेंट जॉब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% है। या सबसे ज़्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस कंपोजिशन के हवाले से। अब देखें, इस एक फिगर के अंदर आपके पास आपके हर सवाल का जवाब है कि एटमॉस्फेयर किन किन लेयर्स में जो है वो डिवाइडेड है, और किस किस लेयर में जो है वो क्या क्या जो है चीज़ें आकर्ष होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अर्थ से फर्स्ट नंबर पे जो लेयर आती है वो आती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है वो चार्टेड फ्लाइट होती हैं या फिर जो प्राइवेट जेट होते हैं वो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही चलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बलून्स वगैरह ये भी, ठीक है। अच्छा, और वेदर जो है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही बनती है। जो भी वेदर कंडीशंस वगैरह हैं, प्रेसिपिटेशन है, स्मग है या फॉग है, वो सब कुछ क्या होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही बनते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये जो है वो आपकी है ओजोन लेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के जो लोअर पोर्शन में जो है चलता है आपका कमर्शियल फ्लाइट्स जो होती हैं वो यहाँ चलती हैं स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। उसके बाद जो है मीजोस्फीयर आता है। मीजोस्फीयर में जो है मिट्योर्स जो है वो चलते हैं इस लेयर में, मीजोस्फीयर में, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। उसके बाद थर्मोस्फीयर आती है। थर्मोस्फीयर के अंदर जो है जो भी हमारी सैटेलाइट्स होती हैं या फिर स्पेस शटल्स होती हैं वो थर्मोस्फीयर के जो है इसी बाउंड्रीज में चलती हैं। देखिए, जो भी सैटेलाइट है या जो है इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट है या इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट है, वो भी जो है यहाँ पर ऑर्बिट करती है थर्मोस्फीयर में। उसके बाद एग्जोस्फीयर में। अच्छा, एक और जो है लेयर आती है जिसे हम कहते हैं आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर जो है वो यहाँ से शुरू होती है मेसोस्फीयर की जो है अपर पोर्शन से, और कंप्लीट थर्मोस्फेयर और यहाँ डाउन ऑफ द एक्सोस्फेयर। यहाँ पर ये इसे हम कहते हैं आयोनोस्फेयर। ये बात जो है आप जहन में बिठा लें, ठीक है। आयोनोस्फेयर जो है ये लेयर होती है, ठीक है। तो हम जो है एक एक करके सब लेयर्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर जो है हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, या कह सकते हैं फर्स्ट लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर होती है या लोएस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की। इट इज़ वेयर ऑल वेदर ऑकर्स, मैंने जैसे आपको बताया था सारा वेदर जो है यहीं पर बनता है, ठीक है। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ एटमॉस्फेयर मास। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है वो 75% जो है हमारे एटमॉस्फेयर का मास यहीं पर जो है कंसिस्ट होता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। लेकिन डिफरेंट बुक्स में आपको 80 to 90% भी आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो मास है हमारे एटमॉस्फेयर का वो लाया कहाँ करता है,
ट्रोपोस्फेयर के अंदर लाया करता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली 75% जो है वो बुक्स में लिखा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 80 to 90% भी मिलेगा। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर एट द पोल्स। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है, या अगर अर्थ से देखें तो उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 8 किलोमीटर होती है। कहाँ पर? पोल्स पे। मतलब कि एक रेंज है, 0 to 8 किलोमीटर भी इसे कहते हैं, या फिर 0 to 20 किलोमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर जो है वो क्या है, एट द इक्वेटर, ठीक है। तो अगर ग्राउंड से देखा जाए तो उसकी रेंज क्या बन रही है, देखें क्या बन रही है, 0 to 18 किलोमीटर, या कहीं पर किसी बुक्स में आपको मिलता है 0 to 20 किलोमीटर भी इसकी रेंज मिलती है, ठीक है। पोल्स के पास जो है इसकी जो हाइट होती है या थिकनेस होती है वो कम होती है, वाइल इक्वेटर के पास इसकी जो थिकनेस या हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसे कहते हैं? ट्रैपिंग हीट एंड मेंटेनिंग ए टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का जो सूटेबल होता है हमारी लाइफ के लिए, उस इस पूरे प्रोसेस को या ट्रैपिंग ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो फिर अगेन ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स वेरियस पार्टिकुलेट्स सच एज डस्ट, पॉलन एंड पॉल्यूटेंट्स। जो भी पॉल्यूशन होती है, जो भी हमारे पास डस्ट, पॉलन ऑलमोस्ट जो है इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है। इट हैज़ क्रूशियल रोल इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। देखें पूरा हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होता है, जैसे कि वेपर्स बनते हैं या फिर वेपोराइजेशन जो है होती है, ठीक है, या जैसे हम एवापोरेशन भी कहते हैं। जो सारा जो एवापोरेशन में है या फिर वहाँ पर जो है फ्रीजिंग या उसको कंडेंसेशन के बाद फिर से प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होती है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, वो सारा यहीं होता है इसी लेयर के अंदर, ट्रोपोस्फियर लेयर के अंदर, ठीक है। एयरक्राफ्ट टिपिकली फ्लाई विद इन द ट्रोपोस्फियर। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है बहुत से स्टूडेंट्स को। देखें हर कोई जो है इस पे कमेंट देता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करता है। तो ये चीज़ें आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर दूं। एयरक्राफ्ट इसमें वो आते हैं जैसे कि प्राइवेट जेट होते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स होती हैं, वो ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है वो उड़ती हैं, ठीक है, फ्लाई करती हैं। जो भी मतलब कि छोटे से जो जहाज़ होते हैं कह सकते हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में तो हम ये इस तरह भी कह सकते हैं। बाकायदा जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर फ्लाई करती हैं। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपास। एक्सक्यूज मी। तो बाउंड्री जो होती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसके इन बीच में ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपास। द ट्रोपोस्फियर इज द डेंसेस्ट लेयर। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो इस लेयर की है। कौन सी लेयर की? ट्रोपोस्फियर की। The troposphere is where most of the Earth's weather phenomena occur such as storm, hurricanes and tornadoes। ये सारे जो हैं storms या hurricanes, tornadoes, ये सारी जो अर्थ वेदर कंडीशंस हैं वो आकर होती हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर। The pressure at the top of troposphere is approximately 1/10th of the pressure at the Earth surface। जो प्रेशर होता है टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर वो ऑलमोस्ट 1/10 टाइम होता है अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होता है उससे, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फियर। डेंसिटी जो है वो एयर की कम होती है, जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होती है ट्रोपोस्फियर के अंदर। इट इज़ द लेयर ऑफ एटमोसफियर वेयर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई। इसी लेयर के अंदर बर्ड्स और इंसेक्ट जो है वो फ्लाई करते हैं। द ट्रोपोस्फियर्स टेम्परेचर प्रोफाइल इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको कहा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ आकर होता है? ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। और ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर है वही डिसाइड करता है कि व्हाट शुड बी द प्रोफाइल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। The troposphere is where the majority of atmospheric aerosols, aerosols किसे कहते हैं?
एरोसोल हम कहते हैं टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर और एज गैस। जैसे स्मग होता है हमारे पास, ठीक है, या फोग होती है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइनी सॉलिड जो होते हैं, मतलब कि जैसे उर्दू में या हिंदी में शबनम भी कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर फाउंड होते हैं, कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। Human activities such as industrialization and deforestation have significantly impacted the troposphere's composition। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, डिफरेंट गैसेस जो है वो एक्सेल होंगी फ्रॉम इंडस्ट्रीज, या डिफॉरेस्टेशन के जो है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो प्लांट्स नहीं होंगे जो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करें, अदरवाइज जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जिससे क्या होगा, उसमें ट्रोपोस्फेयर की जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज होती है। तो मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिफॉरेस्टेशन या ऐसे एक्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो इम्पेक्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर की कंपोजिशन को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी लेयर विच वी कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड, ये देखें, सेकेंड मेजर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लोकेटेड डायरेक्टली अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो है वो लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, या हम उसे कहते हैं सेकेंड मेजर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। देखें, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर था, तो इसकी जो थिकनेस है या वो कहाँ से शुरू होती है, या इसकी जो हाइट वो कहाँ से शुरू होती है, 10 किलोमीटर से शुरू होती है, ठीक है, फ्रॉम 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस से शुरू होती है टू 50 किलोमीटर तक जो है वो जाती है, ठीक है। तो थिकनेस इसकी कितनी होगी, 50 - 10, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर की थिकनेस होगी इसकी। The ozone layer is primarily concentrated in the lower portion of the stratosphere। ओजोन लेयर जो है वो यहाँ होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर के स्पेशली लोअर पोर्शन के अंदर। इट इज द लेयर दैट शील्ड्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हमें बचाती है, अर्थ को बचाती है, इसकी लाइफ को बचाती है, किससे, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे। The temperature in the stratosphere generally increases with altitude। टेम्परेचर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर का बढ़ता है, जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे ही टेम्परेचर क्या है वो बढ़ेगा, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय द ओजोन लेयर, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। The boundary between the stratosphere and the mesosphere is known as stratopause। ये जो बाउंड्री होती है स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर के बीच की, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपाज, ठीक है। Commercial airlines often fly in the lowest stratosphere to take advantage of smooth air and to avoid turbulence in the troposphere। देखें, जैसे मैंने आपको कहा था, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं वो कहाँ फ्लाई करती हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो फ्लाई करती हैं या उसके लोअर पोर्शन के अंदर फ्लाई करती हैं, ताकि टर्बुलेंस, कोई रुकावटें वगैरह ना हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये बर्ड्स वगैरह जो हैं वो कहाँ पर जो है फ्लाई करते हैं, वो करते हैं ट्रोपोस्फेयर में। अगर कमर्शियल फ्लाइट्स भी अगर उसी लेयर के अंदर जो है फ्लाई करेंगी तो हो सकता है कि पंछी जो है उसको टकरा जाएं, तो उसमें एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसी वजह से कमर्शियल जो फ्लाइट्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। द एयर प्रेशर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज सिग्निफिकेंटली लो। वहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है स्ट्रेटोस्फेयर सिग्निफिकेंटली लो होता है कंपेयर टू ट्रोपोस्फेयर के मुकाबले में, बट स्टिल सफिशिएंट टू सपोर्ट फ्लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। The presence of certain chemicals such as chlorofluorocarbons (CFCs) can contribute to the destruction of the ozone layer in the stratosphere। देखिए, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो प्रेजेंस होगी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वो क्या करेगी, वो जो है वो नुकसान पहुंचाएगी ओजोन लेयर को, ठीक है, उसको कमज़ोर बनाएगी, जिससे क्या होगा, यूवी रेडिएशन जो हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो पास करेंगी और इजीली जो एक्सेस हो जाए उनको मिल जाएगा अर्थ पे। द टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर कैन ड्रॉप टू एज लो एज -60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक भी टेम्परेचर जाता है, -60 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है, या -76 डिग्री इन फ़ारेनहाइट में, ठीक है, नियर द स्ट्रेटोपास। अब हम थर्ड लेयर पढ़ेंगे,
जिसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर। The mesosphere is the third layer of Earth's atmosphere, situated above the stratosphere and below the thermosphere. स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और थर्मोस्फेयर के नीचे। थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी जो एल्टीट्यूड है या हाइट है यहाँ से शुरू होती है वो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 85 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। The mesosphere is characterized by a rapid decrease in temperature with increasing altitude. देखिए मेसोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे ही अल्टीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। सबसे ठंडी जो लेयर है वो ये है मेसोस्फीयर, विद टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू एज लो एज -90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक भी टेम्परेचर इसका जाता है, -90 डिग्री सेल्सियस तक भी इसका टेम्परेचर जाता है, या फॉरेनहाइट में कह सकते हैं -130 डिग्री। द बाउंड्री बिटवीन द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, इनकी बीच की जो बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं मेसोपास। अगर आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट कौन सी है, तो आप कह सकते हैं मेसोपास इज द कोल्डेस्ट पॉइंट इन आवर एटमॉस्फेयर। यहाँ पर जो है मेसोपास पे जो है टेम्परेचर -110 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। The mesosphere is where most meteors burn up upon entry into the Earth's atmosphere, creating the visual spectacle known as shooting star. जैसे मैंने आपको जैसे कहा था कि meteors यहाँ पर जो है वो जलते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, जैसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। The mesosphere is characterized by extremely low atmospheric pressure, which decreases with increasing altitude. उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर। Thermosphere is the fourth layer of Earth's atmosphere located above the mesosphere and below the exosphere. Exosphere is the fifth layer या outermost layer of our atmosphere. It extends from approximately 85 km to 600 km above the Earth's surface. some books में आपको यहाँ पर 500 किलोमीटर की भी रेंज मिल जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर 85 टू 6 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तक भी जो है इसकी रेंज होती है। The thermosphere is characterized by extremely high temperatures, with temperatures reaching up to 2500 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यहाँ तक भी टेम्परेचर जाता है, या फ़ारेनहाइट के अंदर 4532 जो है तक चला जाता है। Despite its high temperatures, the thermosphere would not feel hot. इतने ज़्यादा टेम्परेचर के बावजूद भी जो है थर्मोस्फेयर जो है वो इंसान को या ह्यूमन बॉडीज़ को जो है वो क्या होगा, हॉट फील नहीं होगा, क्योंकि इस लेयर की जो डेंसिटी है वो क्या है, लो है, इसी वजह से। द थर्मोस्फेयर इज वेयर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे ISS भी बोलते हैं, एंड मेनी अदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। इसी एटमॉस्फेयर के अंदर, इसी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरी सैटेलाइट जो हैं वो क्या करती हैं, घूमती हैं या ऑर्बिट करती हैं। द टेम्परेचर इन द थर्मोस्फेयर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ता है थर्मोस्फेयर के अंदर, थर्मोस्फेयर लेयर के अंदर, जैसे ही हाइट बढ़ती है, जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रीम यूवी या एक्सरे रेडिएशंस फ्रॉम द सन। डिस्पाइट इट्स हाई टेम्परेचर्स, द थर्मोस्फेयर कंटेन्स वेरी लिटिल हीट एनर्जी ड्यू टू लो डेंसिटी। लेकिन इसकी हीट एनर्जी इस लेयर की कम होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। The density of the thermosphere is several thousand times lower than that of Earth's surface atmosphere. The ionosphere, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, जब पिक्चर में आपको कुछ बता रहा था, उसी पिक्चर में मैंने आपको कहा था आयोस्फीयर जो है वो तीनों लेयर के अंदर जो है आ जाती है। अपना थर्मोस्फेयर में सबसे जो है ज़्यादा इसके जो होता है, उसके बाद एक्सोस्फेयर में भी होता है, और नीचे जो है वो मीजोपास में या मीजो सरफेस में भी जो है, मीजोस्फेयर में भी इसका सम पोर्शन आता है आयोनोस्फेयर का। अ रीजन विद इन द थर्मोस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, enabling long distance radio communication। इसी आयोनोस्फीयर की वजह से क्या होता है, हम रेडियो कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो फिर भी।
The thermosphere plays a critical role in shaping the conditions for satellite-based navigation systems such as GPS. मैंने आपको कहा था कि थर्मोस्फेयर के अंदर जो है वो सैटेलाइट होती हैं, वो ऑर्बिट करती हैं, और आपको पता है जीपीएस जो है वो ऐसा फंक्शन है जो रन होता है थ्रू द सैटेलाइट्स। इसी वजह से जो है ये दिस थर्मोस्फेयर प्लेज अ क्रिटिकल रोल, ठीक है, इन सच काइंड ऑफ नेविगेशन सिस्टम्स। अब पढ़ते हैं एग्जोस्फेयर विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर एटमोसफेयर, या कह सकते हैं इट्स अ फिफ्थ लेयर, या कह सकते हैं लास्ट लेयर। The exosphere is the outermost layer of Earth atmosphere extending from about 600 किलोमीटर, some books में आपको मिल जाएगा 5 किलोमीटर, to about 10,000 किलोमीटर above the Earth surface। ठीक है, ये नासा की वेबसाइट से जो है ये मैंने फैक्ट्स उठाया है। ठीक है, तो ये जो 600 किलोमीटर है वहाँ लिखा हुआ है। तो 600 किलोमीटर टू अबाउट 10,000 किलोमीटर इसकी जो है वो क्या होती है, रेंज होती है अबव द अर्थ सरफेस। It is the least dense layer of the Earth's atmosphere, consisting mainly of extremely low density hydrogen and helium atoms. The exosphere gradually transitions into the space environment where the Earth's gravitational influence becomes negligible. देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है तो हमारी ग्रेविटी जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इजी हो जाता है जो है वो बाहर निकलना हमारे एटमॉस्फेयर से टू द स्पेस। This layer experiences extreme temperatures variations ranging from very high temperatures when exposed to sun। जब हमारा जो ये जो सरफेस होता है, ये जो लेयर होती है, अगर एक्सपोज टू सन होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अगर इन अपोजिट साइड या एब्सेंस ऑफ सनलाइट में इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही कम होता है, या माइनस में होता है, या कोल्ड टेम्परेचर्स होता है। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर्स को माइनस टेम्परेचर्स भी कहते हैं। It is the region where atmospheric gases can be ionized by solar radiations, creating an ionized layer known as ionosphere। मैंने आपको कहा था कि ionosphere की जो लेयर है वो यहाँ पर भी आती है। ठीक है, at the lower portion of exosphere। The exosphere's temperature and density variation can influence the performance and stability of satellite orbits and space missions. It is the layer of atmosphere that is directly exposed to cosmic rays, high energy particles originating from the outside the solar system. It is the layer of atmosphere where the influence of gravity weakens, allowing atoms and molecules to escape into space over time। तो ये थी, हमने यहाँ पर जो है पढ़ा डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की हमने कंपोजिशन पढ़ी। हमने कोशिश की कि सिर्फ वही पढ़ें जो मोस्टली हमारे पास एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है डिफरेंट जॉब एग्ज़ाम्स के अंदर, न ज़्यादा न कम। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली हमारे वीडियो पे लाइक करें और कमेंट भी करें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सी यू, टेक केयर।